तो स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य डिस्कशन किया जा रहा है, वह टीआरई 4 हो आप सभी का, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, स्टेट का पेपर 2 हो। पेपर 2 में क्योंकि हिंदी साहित्य ही पूछी जाती है, और पेपर 1 में हिंदी का पेपर 1 होगा जो स्टेट का, उसमें भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रश्न अगर आप सभी को सही करने हैं तो यह सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के स्टेट एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी में यह पूर्ण रूप से उपयोगी है, और किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, या डीएसएसबी हो, या आरपीएससी का एग्जाम हो, कहीं का एग्जाम हो, आप सभी का इससे संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा अगर यही सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। इसके साथ साथ में पैरेलल में हम लोग अगले, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, आप सभी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दें हिंदी का। हिंदी के प्रैक्टिस सेट 80 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 80 प्रश्न होंगे, क्योंकि टीआरई 4 को ध्यान में रखकर और स्टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर वह आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो हर हाल में दोस्तों आप सभी का 80 में से 75 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। कहीं से भी आप कोई प्रश्न पूछ ले तो 80 में से 75 आ जाएंगे। हालांकि स्टेट में तो 120 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है कि 120 प्रश्न आते, सॉरी 120, सॉरी गलती से निकल गया, 150 प्रश्न आते हैं। कितने? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप सभी को 75 प्रश्न लाने होते हैं। 50% क्वालिफाइंग होता है, अदर स्टेट हो चाहे जनरल हो, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर 200 प्रश्न यह आदिकाल के डिस्कशन कर लेते हैं तो आप सभी का आदिकाल नहीं छूटेगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। यह पार्ट 3 है। आप सभी को पता है कि पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, 70% हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके आगे का आज हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। संभवतः आज बड़ी हो जाएगी क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन फिनिश हो जाएगी ये क्लास। ठीक है। तो दोस्तों यह मेरे द्वारा, मेरा नाम ललित द्विवेदी है, मेरे द्वारा यह डिस्कशन किया जा रहा है, और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी अगर स्टार्टिंग में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आप सभी को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को पता है यह घटना चक्र की सीरीज है, और हम लोग घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं बुक। घटना चक्र थंबनेल में इसलिए नहीं लगाया गया है, कारण ये है कि कॉपीराइट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिए, और ये सब चीज़ें, एक एक प्रश्न आप सभी का डिस्कशन किया जाएगा। अगर यही पढ़ते हैं तो आप सभी का टीआरई 4 कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों टीआरई 4 नहीं रोक सकता। अगर टीआरई 4 आप सभी का सपना है तो यह सीरीज ज्वाइन करना ही करना है आप सभी को। 200 प्रश्नों की श्रृंखला है आदिकाल। चैप्टर 200 प्रश्न है, हर चैप्टर के कम से कम 100 प्रश्न, 150 प्रश्न, 200 प्रश्न, 120 प्रश्न, किसी किसी में जो इंपॉर्टेंट कम चैप्टर है उसमें 150 प्रश्न होंगे। तो आप सभी का वैसे ही डील किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोगों से निवेदन भी है कि चैनल को जितना शेयर करेंगे, सेशन को जितना शेयर करेंगे, वीडियोज़ को जितना शेयर करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप सभी के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, और अपने डिस्कशन को देर न करते हुए, दोस्तों हम लोगों ने 70 प्रश्न तक डिस्कशन कर लिया था। यह 17वां प्रश्न था आप सभी का। ठीक है। तो लिया था प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई 1 सेकंड का काम होता है, आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। ये पीजीटी का प्रश्न है, और 2023 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब टीआरई 2 का प्रश्न है। टीआरई 2 का प्रश्न यह है। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर यह सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी को बहुत लाभ पहुँचाएगा। खलिकबारी वस्तुता है। खलिकबारी क्या है? तो इसमें खलिकबारी क्या है वस्तुतः यह बताया गया है। तो क्या है यह खलिकबारी? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि खलिकबारी एक कोश ग्रंथ है। क्या है? कोश ग्रंथ है यह। ठीक है। इसमें 237 शब्द क्या है? अरबी हैं, 475 हिंदी के शब्द हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि खलिकबारी में हिंदी के शब्द कितने हैं? तो 475 हैं। फारसी के शब्द 482 हैं, 2 तुर्की के शब्द हैं। ठीक, तो तुर्की भी पूछा जा सकता है। और खलिकबारी है किसकी रचना? अमीर खुसरो जी की रचना है। ये तूतिए हिंद कहे जाते हैं, इनको कहा जाता है। तो पिछली बार इनके बारे में डिस्कशन काफ़ी हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए इनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं अमीर खुसरो जी को। पीजीटी परीक्षा 2002, टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है यह। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 71वां नंबर प्रश्न है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कौन कवि हैं? अमीर खुसरो जी हैं। ठीक, तो यह प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं, आप सभी को पता है यह प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यह जो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? खलिकबारी तो आप लोगों ने ऊपर देखा। खलिकबारी क्या है? एक दोहा कोश है। पहेलियाँ हैं। ठीक, दोहा कोश नहीं, शब्दकोश है। ठीक है। दोहा कोश गलती से मुझसे निकल गया, शब्दकोश है। पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ, और 2 सुखने दुखने या गजल इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। और यह आप लोग याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा का इस नाम से उल्लेख सबसे पहले
उन्हीं रचनाओं में मिलता है। ठीक, मतलब अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। ठीक, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो ये कौन सा 71 नंबर प्रश्न था, हम लोग 72 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। आप सभी अगर इसको डिस्कशन को देख लेते हैं एक दो बार, तो आप सभी को बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 72 नंबर प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। तो यह प्रश्न बन गया। तो डाइट प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। प्रश्न चाहे जो हो रिपीटेड ही प्रश्न होगा और अच्छा प्रश्न बनाता है। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है ये, तो इसको मानेंगे लेटेस्ट प्रश्न। यहाँ पर लिखा कौन आदिकाल के अंतिम चरण से के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो कौन है? अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे फ्रेम किया जाता है, आप सभी देख सकते हैं। आदिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। 1253 ईस्वी में वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो कासगंज याद रखना, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ चुके हैं। पीजीटी और टीजीटी में दोनों में पूछा गया प्रश्न है कि आदि अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जिले का नाम पूछ लिए तो पटियाली नामक गांव में, कासगंज जिला है और पटियाली नामक गांव है। तो 1253 में इनका जन्म हुआ था। यह डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि अमीर खुसरो जी का जन्म कब हुआ था? 1253 में। दोस्तों प्रश्न ही नहीं इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग धैर्य बनाकर देखेंगे। आप लोग पेड बैच चाहे जहाँ पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। अगर यह 1 घंटे, आप 1 घंटे से कम ही लेता है, प्रैक्टिस सेट आ जाएगा तो आप सभी का 1 से 1.5 घंटे प्रश्न 1.5 घंटे तक क्लासेस बढ़ जाएंगी। अगर 1.5 घंटे इस चैनल को देते हैं तो आप सभी कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी का स्टेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, फिर पीजीटी टीजीटी एग्जाम भी आएगा तो वो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। 6 to 8 में 80 प्रश्न आते हैं, वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। आप सभी के क्वालिफाइंग पेपर आता है भाषा का, उसमें आप सभी के 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 30% टोटल आते हैं। 15 हिंदी के होते हैं, 15 इंग्लिश के होते हैं। तो आप सभी 15 भी ये भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 30% क्वालिफाइंग होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न छूटा जा रहा था, 74 नंबर, ये देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? या सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो दोस्तों याद रखना, पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ठीक, तो यह अगर पढ़िए तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखने वाला है। यहाँ पर उनके द्वारा, जहाँ लाइन खींच रहे हैं देख लेना, उनके द्वारा रचित ग्रंथों की 100 बताई जाती है। उन 100 ग्रंथों की रचना बताई जाती है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ठीक, लेकिन 20-21 ही उपलब्ध हैं, बस इतना याद रखना। बाकी आदिकालीन में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हैं, ये भी याद रखना। यूके मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, पीजीटी 2018 का प्रश्न है, हालांकि यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पूछा भी नहीं जाएगा प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों या मुकरियों की रचना करने वाले कवि हैं। देख लीजिए कितनी बार एक ही प्रश्न बन गया, रिपीटेड है। अमीर खुसरो जी। 75 नंबर प्रश्न हो गया। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये भी इजी ही पड़ेगा। जे हाल मिस्की मुकुम तगाफुल तुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, जे हाल मिस्की मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। अब एक गाना आया था, जे हाल मस्ती मुकुम रंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, शायद ऐसे ही कुछ गाना है, तो उसी का शायद यहीं से उठाया गया गाना है। पीजीटी 2021 का प्रश्न है। ठीक, तो जे हाल मिस्की मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो ये अमीर खुसरो जी की है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न। देख यहाँ पर अमीर खुसरो जी के बारे में देख ही लीजिए, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग एक एक करके देख लेंगे तो कोई टाइम जाया नहीं जाएगा आप सभी का। आदिकाल कवि हैं अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। ठीक, उपयुक्त काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हैं, द्वारा रचित वह है। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। अब यह पूछ लिया जाता है डायरेक्ट वनडे एग्जाम से, तो बहुत धड़ल्ले से आता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन है। उपनाम तुर्क ए अल्लाह कहा जाता है और तोतिए हिंद कहा जाता है। तोतिए हिंद तो सबको रटा हुआ है, तुर्क ए अल्लाह किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को ही कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, रचनाएं देख लीजिए। खलिक बारी फारसी अरबी हिंदी का कोश है। तो यह क्या है? शब्दकोश है। खलिक बारी क्या है? शब्दकोश है। नूह सिपह सिपेहर। ठीक, नूह सिपहर और सिपहर चाहे वो दोनों में से सही हो जाएगा। आशिक, ठीक है, तीसरा है आशिक। आवास खुसरवी इनकी रचना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये देखने वाला है,
इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं। अब यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, कौन इतिहासकार हैं कि कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो को कहते हैं? तो ईश्वरी प्रसाद हैं जो अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार कहते हैं। दोस्तों यह देख लीजिए, इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा है। ठीक, तो दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का कार्यकाल देखने वाला कौन ऐसा है? तो अमीर खुसरो जी हैं। तोते हिंद इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अब ये इनको तोते हिंद कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन कहा किसने था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने कहा था। खिलजी जी ने नहीं कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है किसे? अमीर खुसरो जी को। आदिकाल में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखूने लिखने का श्रेय इन्हें है। ठीक है, आदिकाल में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने या सुखने कहो या सखुने कहो, लिखने का श्रेय इन्हें ही है। तो मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, इनकी काव्य पंक्ति है, यह पूछी जा सकती है। अब ऊपर कौन सी पंक्ति थी? बनाए बतिया, ये यहाँ पर हम खुद भूल जा रहे हैं। जे हाल मिसकी मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, तो बनाए बतिया भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक, कथन देख लीजिए। यह कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। तो यह प्रश्न, यह कथन भी पूछा जा चुका है किसका है? तो अमीर खुसरो जी का है। चलिए दोस्तों, हो गया एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन के बाद में क्वेश्चंस जितने बनते हैं वो सही हो जाते हैं। अब जैसे हिंदी का अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? 2020 है, यूके पीजीटी का प्रश्न है। तो किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि ऊपर प्रश्न बन चुका है। 78 नंबर प्रश्न दोस्तों, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, किसकी पंक्ति है? यह किसकी उक्ति है? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? यह बताना आप सभी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्ति है। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। अगर प्रश्न बना है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिसको आप बना लें तो उसके लिए तो जो सोच लीजिए वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ठीक, कौन थे? कबीर धर्मोपदेशक थे। याद रखना, शुक्ल जी के अन्य कथन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। चलिए दोस्तों, 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से 200 प्रश्न निपटाने हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज वो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा कि इस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ कि आप सभी का एक्सप्लेन तो साथ में देखते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। कौन शिलांकित कृति है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, कौन सी कृति है? 79 नंबर आ जाते हैं, 79 नंबर का ऊपर भी मिल जाएगा प्रश्न। यहाँ देख लीजिए, प्राकृत पैंगलम और वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो प्राकृत पैंगलम और वर्ण रत्नाकर नहीं है। बाकी यह कौन सी है? यहाँ पर राउल वेल, यह शिलांकित कृति है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्न मिल गया। ठीक, राहुल वेल शिलांकित कृति। चलिए दोस्तों, 79 नंबर हो गए, 80 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन भी दिया है तो एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। शिलांकित कृति राउल वेल है, यह गद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना नायिका जो थी राउल के नख सिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। तो राउल वेल की रचयिता कौन है? रोडा नामक कवि है। यह वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। राउल वेल से हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। तो श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है राउल वेल से, हिंदी में नख सिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है राउल वेल से। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी,
प्रधान है, राजस्थानी प्रधान है, जो जेपीएससी ग्रेड 1 और जेपीएससी ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। चलिए दोस्तों, राहुल वेल किस तरह की रचना है यह बताना आप सभी को। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, यह अभी ऊपर पढ़े होंगे कि गद्य में भी लिखी गई है और पद्य में भी लिखी गई है, तो यह चंपू काव्य है। ठीक है, चलिए यह कब कहाँ पूछा गया है ये देख लीजिए। लेटेस्ट प्रश्न है 2018 का, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि भर्ती तो पूरी करवाने से रहते हैं ये लोग, लेकिन प्रश्न दूर दूर से दूर चला जाता है। 81वें नंबर प्रश्न है, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो राहुल बेल है। कौन है? राहुल बेल है। याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो राहुल बेल है। यह प्रश्न कब पूछा गया? टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एक्सप्लेन थोड़े देख लेते हैं, उसके बाद में फिर 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। राहुल बेल रोडा कवि द्वारा रचित आदिकालीन चंपू काव्य है, जो शिलांकित कृत है। या शिलांकित कृत या ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो तैयारी में कोई बड़ी बात नहीं है, रिपीट कर दिया जाए प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे तैयारी में, कोई अलग से बना के प्रश्न नहीं लाएंगे। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन मिलते हैं। इस कृत की नायिका का नाम राहुल है। ठीक, रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्य देशी भाषा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं है यहाँ पर, रामचंद्र तिवारी जी हैं, इतना याद रखना। डायरेक्ट प्रश्न बन चुका है यह कि राहुल बेल की भाषा को मध्य देशी भाषा कौन से ऐसे हैं जो इतिहासकार वो मानते हैं, तो रामचंद्र तिवारी जी हैं। इसे हिंदी में नख सिख परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो नख सिख परंपरा का प्रथम ग्रंथ हिंदी में राहुल बेल है। तो राहुल बेल किसके द्वारा रचा गया है? रोडा कवि के द्वारा। चलिए दोस्तों, यह देख लेते हैं, कोलयमाला कथा के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूर्य हैं। कोलयमाला किसने लिखी थी? उद्योतन सूर्य जी ने लिखी थी। यह पीजीटी देख लीजिए, यह लेटेस्ट प्रश्न है 2021 का, पीजीटी का भी पूछा गया। तो यह प्रश्न रिपीटेड हो सकता है और टीआरई रिपीटेड प्रश्न पूछ ही रहा है। तो कोलयमाला उद्योतन सूर्य, यहाँ देख लीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोलयमाला कथा आदिकालीन गद्य साहित्य है, जिसके लेखक उद्योतन सूर्य हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है। राहुल बेल चंपू रोडा का भी। ठीक, राहुल बेल चंपू रोडा का भी। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर, राहुल बेल रोडा का भी। ये याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उक्त व्यक्ति प्रकरण 50 बार पूछा गया, दामोदर शर्मा जी की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी की है, ये भी पूछा गया 50 बार। अभी आगे अब मिल जाएगा प्रश्न आप सभी को। राहुल बेल रोडा का भी है। तो वर्ण रत्नाकर याद कर लीजिए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, राहुल बेल रोडा का भी। ये इस बार दो तीन बार दोहरा दे रहे हैं, आप सभी को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप सभी को याद हो जाएगा। पीजीटी 2000 का प्रश्न है यह। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो यह उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी थी? तो दामोदर शर्मा ने लिखी थी, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है कौन? उक्त व्यक्ति प्रकरण। यहाँ पर प्रकरण लिखा तो इसको व्याकरण कर लीजिए, उक्त व्यक्ति व्याकरण। थोड़ा गड़बड़ करके पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो ये तो याद ही रहेगी, लेकिन आप सभी को साथ में ये भी याद रहेगा कि व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। तो दामोदर शर्मा किस सभा के पंडित थे? तो महाराज गोविंद के सभा के पंडित थे। ये डायरेक्ट प्रश्न टीआरई में पूछा जाता था। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। बुक है लेकिन डिस्कशन एक एक लाइन की जाएगी। आप लोग अगर ये बारीकी से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भले ही इस चैनल पर सिर्फ 100 व्यूज़ आए इस वीडियोज़ पर, कोई हमको प्रॉब्लम्स नहीं, 50 व्यूज़ आए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 10 भी व्यूज़ आएंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। लेकिन अगर आप सभी लोग इसको शेयर करेंगे, हमको मोटिवेशन देंगे, तो ज़रूर मान लीजिए आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की गई। तो ये पूछा जा सकता है 12वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की ओर से उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। चलिए दोस्तों, यह भी पुस्तक से सिद्ध होता है, अच्छी बात है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई। इसको भी याद रखना। ठीक, तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक
वर्ण रत्नाकर। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथिली आप सभी को पता है बिहार से संबंधित भाषा है यह, ठीक है। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीआरई के लिए तो रामबाण है, टीआरई 4 के लिए पूछा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न नहीं बना होगा, ठीक, यह प्रश्न नहीं बना है लेकिन एक्सप्लेन है और एक्सप्लेन से यह प्रश्न बन सकता है। तो आप सभी इसीलिए एक्सप्लेन डिस्कशन किया जा रहा है कि एक्सप्लेन से प्रश्न बनेंगे और जहाँ से प्रश्न बनेंगे डिस्कशन तो वही किया जाएगा। अब यह प्रश्न भले ना रिपीट किया जाए लेकिन इसका जो एक्सप्लेन होता है वह रिपीटेड होता है, बहुत बार रिपीट किया जाता है। जैसे उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है किसका है, ठीक है, गद्य काव्य है, व्याकरण है, छंद है। आप सभी से कहा था प्रकरण को थोड़ा विच्छेद कर लीजिए, व्याकरण कर लीजिए, थोड़ा गड़बड़ कर लीजिए इसको। उक्त व्यक्ति व्याकरण कर लीजिए, प्रकरण की जगह पर व्याकरण पढ़िए, उक्त व्यक्ति व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण का ग्रंथ है। पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया, केवीएस का प्रश्न है, या एनबीएस टीजीटी का 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है, तो आप लोगों को 20 बार कह चुके हैं दामोदर शर्मा है। तो दामोदर शर्मा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दामोदर शर्मा किस सभा के पंडित थे, ठीक है, इतना याद रखना किसकी सभा के पंडित थे। चलिए दोस्तों 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2013 का प्रश्न है टीजीटी का। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, ठीक, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है, ठीक। तो प्रकरण की जगह पर व्याकरण पढ़ लेना। 87 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कौन सी रचना आदिकाल की है, ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, सॉरी कौन सी भाषा, रचना नहीं, कौन सी भाषा आदिकाल की। अगर कोई बाई मिस्टेक मुँह से निकल जाए, बाई मिस्टेक वैसे होगा लेकिन अगर निकल जाए तो आप लोग यहाँ लिखी हुई चीज़ को ज़्यादा विशेष फोकस करेंगे और मुँह से अगर निकल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, तो सुधार ली जाएगी। और नहीं सुधारी जाएगी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा नहीं है कुछ जानते नहीं हैं। स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कुछ जानते नहीं, सभी सब चीज़ें पता हैं और आप लोग कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। आप लोग डाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कौन सी भाषा आदिकाल की भाषा है, तो कौन सी है, डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा है। चलिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 87 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेन पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट जितना प्रश्न, ठीक। आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही है, क्या रही, अपभ्रंश रही। इसी अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का विकास होता है। उपर्युक्त विकल्पों में से डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा है, ठीक, आदिकालीन भाषा रही है डिंगल पिंगल। यह क्रमशः राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। डिंगल पिंगल राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, तो यह जेपीएससी ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2 हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी चारण कवियों की भाषा या रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल रही है। तो रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी रही है, डिंगल ही रही है, ठीक है। और चारण कवियों की भाषा डिंगल ही रही है। डॉक्टर नागेंद्र अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं, क्या मानते हैं, शैली मानते हैं। अब यह पूछ लिया जाएगा प्रश्न तो आप लोग चौंक जाएंगे, कहीं प्रश्न कहाँ से आ गया, हाय दादा इतना प्रश्न टफ है, लेकिन टफ नहीं होता प्रश्न। आप लोग एक्सप्लेन पढ़ने से सोचते हैं सर कोई टीचर आए और आप सभी को प्रश्न करवाता जाए, आप लोग तुक्का और या ऐसे सुन के सही करते जाएं, ऐसे नहीं होता प्रश्न, ऐसे सही नहीं हो सकते। अगर आप लोग कंटिन्यू प्रश्न करेंगे उसका एक्सप्लेन नहीं पढ़ेंगे, यह क्योंकि पीवाईक्यू है, यह चूंकि पीवाईक्यू है तो आप सभी को पीवाईक्यू के साथ साथ में एक्सप्लेन भी डिस्कशन किया जा रहा है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तब डिस्कशन नहीं करेंगे एक्सप्लेन को, तो आप सब तब प्रैक्टिस सेट करना, कहना कि हाँ अब तब ना एक्सप्लेन डिस्कशन करो सर भैया, तब नहीं करेंगे। लेकिन इसमें डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू जितना ही डिस्कशन कर लेंगे उतना ही आप सभी लोहा होते जाएंगे। तो मेरा वादा है कि 80 में से 75 लाएंगे तो आप सभी को एक एक प्रश्न बताएंगे कहाँ से कौन सा प्रश्न आया। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और यह वादा है चैनल का 80 में से 75 परसेंट लाएंगे। हालांकि चैनल वीडियोस ज़्यादा ना तो कोई लाइक करता है, ना तो शेयर करता है, ना तो सब्सक्राइब चैनल की इस वीडियो पर करता है, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप लोग अगर 15 भी लोग देख रहे हैं तो कोई मेरे लिए वो नहीं है कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसको कंटिन्यू रखूँगा चाहे इसको 15 लोग देखें चाहे 10 लोग देखें। लेकिन अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करते रहेंगे तो ये मान के चलिए आप लोग को इतना लोहा कर दिया जाएगा कि 80 में से 75% लेकर आएंगे और बाकी 40 में से 32% आप सभी के हर हाल में 32, 33, 34 तक लाएंगे प्रश्न आप सभी सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। आप लोग चाहे पेड बैच चाहे जहाँ पढ़ते हो। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो आप सबको रासो साहित्य लगाना पड़ेगा। और रासो साहित्य की भाषा कौन सी है, डिंगल है, क्या है, डिंगल है। याद रखना एक एक चीज़, जो चीज़ आप सभी को डिस्कशन की जा रही वो
पेड बैचेस में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतना हम लाए हैं देखो बुक्स, ठीक है। बुक्स में जितना भी डिटेल्ड होती है चीज़ें, वो कोई मुँह से बोल ही नहीं सकता। कोई भी टीचर खड़ा होके वह मुँह से पीजीटी के आज के समय में कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये समझ रहे हैं आप लोग, एआई एरा चल रहा है। एआई एरा में सब लोग कंप्यूटर से काम करने वाले हैं, तो मुँह से कौन बोलेगा। पुराने टीचर बहुत कम हैं ऐसे जो आप सभी को बारीकी से चीज़ें हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। तो किसने किसने दिया है? जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने। अगर ये पूछा जाता है प्रश्न, पिछली बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि सबसे पहले चारण काल किसने कहा है आदिकाल को, तो जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। ठीक, तो यह याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस काल में राजश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहते थे आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का उल्लेख किया। इनमें प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। विजयपाल रासो, अब यह पढ़ लेंगे तो आप सभी के आगे के आने वाले प्रश्न डिस्कशन हो जाएंगे, आप सभी को पता भी नहीं चलेगा, आप सभी को सब चीज़ें पता भी होंगी। तो यही है चीज़ें, डिस्कशन कर लेंगे अभी इस पैसेज को, तो आप सभी आगे के प्रश्न पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। विजयपाल रासो, नल सिंह कृत। तो विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह कृत हैं। हमीर रासो के कौन से? सारंगधर हैं। ठीक है, तो सारंगधर कृत है हमीर रासो। ठीक है, खुमान रासो, दलपत विजय, ऐसे याद रखना। खुमान रासो, दलपत विजय, खुमान रासो, दलपत विजय। नलसिंह कृत, हमीर रासो, नलसिंह कृत, सॉरी विजयपाल रासो, नलसिंह कृत, हमीर रासो, सारंगधर, हमीर रासो, सारंगधर, ऐसे याद हो जाएगा। बीसल देव रासो, नरपतनाल, ऐसे बीसल देव रासो, नरपतनाल, बीसल देव, नरपतनाल, ऐसे। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, ऐसे याद करेंगे। परमाल रासो, जगनिक, परमाल रासो, जगनिक। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग 12 ग्रंथ हुआ रामचंद्र शुक्ल जी के जो डिस्कशन किए गए वो आप लोगों को याद हो गए। आगे प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, लगाना है धड़ाधड़ सही। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। तो 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सरहपा, सबरपा, लुइपा, विरूपा, डोम्भिपा, कम्हपा, कुकरिपा आदि सिद्ध कवि हैं। ठीक, आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथ योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता है। तो अब घेरंड संहिता किससे संबंधित है? नाथों से संबंधित है। ठीक, तो हठ योग से संबंधित है। हठ योग संबंधी ग्रंथ कौन सा है? घेरंड संहिता और शिव संहिता। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो हठ योग से संबंधित है। हठ योग से संबंधित है कौन? नाथपंथ। अब ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट, यह आप सभी सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। आप सभी का प्रश्न नहीं बन जाएगा, तो आप लोग सोच के देखिए। बुक से ज़्यादा कुछ बेहतर होता ही नहीं, इसलिए मैं बुक्स ही डिस्कशन कर रहा हूँ। और बुक्स एक एक लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृति हठ योग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि हैं। तो गोरखनाथ द्वारा रचित पुस्तक कृतियाँ कौन कौन सी? हठ योग है, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत है, और गोरक्षकल्प और इत्यादि हैं। तो ये 4 याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत में मिलते हैं, ये याद रखना। अब पूछ लिया जाएगा जैन साहित्य किस भाषाओं में मिलते हैं, किन भाषाओं में मिलते हैं? तो प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। आदिकाल में जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन हुआ है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके क्या कहा है? वीर काल कहा है, सॉरी वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है। ठीक, ये याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में नहीं है, 84 सिद्धों में कौन नहीं है? कन्हपा नहीं है, कुकृपा नहीं है, विरूपा नहीं है, कि सारंगधर नहीं? तो सारंगधर नहीं है। सारंगधर के द्वारा एक राजस्व साहित्य लिखा गया, उसका नाम बताइए, क्योंकि ऊपर डिस्कशन किए हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं, कौन सा प्रश्न था? 89 नंबर। हम लोग 90 नंबर प्रश्न पर आ गए। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है?
तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। यह टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 2 में प्रश्न पूछा गया प्रश्न, यूके पीजीटी 2018 का भी प्रश्न है। तो सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, तो ये मत समझिए कि हमको ये ऑप्शन देख के इसको आंसर लगाना, नहीं। आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से थोड़ा वो बनिए, उसको क्या कहते हैं, आप लोग खुद से डेडिकेशन लाइए, और ये टीचर के सहारे मत रहिए कि वो पीपीटी पे बना के लाए और तब हम ऑप्शन करें। वो तो आप सभी को कहीं ना टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर लेंगे, टेक्स्ट बुक जैसे आता है, कुछ भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं, बहुत सारे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज आती हैं, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तब भी मोर देन सफिशिएंट होंगे आप सभी के लिए। तो 91 प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, तो इतना याद रखना। 92 नंबर प्रश्न आ जा रहा है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो उनकी डिंगल भाषा थी। ठीक है, डिंगल भाषा थी रासो ग्रंथ की। चलिए दोस्तों, यह पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, बाकी इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला नहीं है। राजस्थानी के निकट, ठीक, पिंगल, अच्छा पिंगल है तो ये डिस्कशन करने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं, रासो ग्रंथों में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया था। हम डिंगल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, पिंगल बचा था। तो डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, वहीं पिंगल ब्रजभाषा के निकट है। तो डिंगल राजस्थानी के निकट है, पिंगल ब्रजभाषा के निकट है। इतना याद रखना। रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस युक्त है। रासो साहित्य क्या है? श्रृंगार और वीर रस युक्त है। इसके लिए डिंगल पिंगल भाषा अनुकूल थी। आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कालांतर में विभिन्न शैलियों, बोलियों और व भाषाओं में परिवर्तित होकर आधुनिक हिंदी में देखा जा रहा है। तो इतना याद रखना। 93 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 93 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धों की बानियों की भाषा है? सिद्धों की बानियों की भाषा कौन सी है? सदुक्खड़ी भाषा है कि खिचड़ी भाषा है, संधा भाषा है, कौन सी भाषा है? तो संधा भाषा है। ठीक, तो ऊपर हम लोग पिछली बार पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, कल की वीडियो में हम लोग संधा भाषा में डिस्कशन कर चुके हैं, संधा भाषा के बारे में। 2023 टीजीटी का प्रश्न है, देख लीजिए। आप सभी लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोग रिपीटेड ही प्रश्न मिलेंगे हिंदी साहित्य में, टीआरई में, और आप सभी को लोग यह सीरीज आप सभी के लिए रामबाण सिद्धों की 100%। ठीक है, सिद्धों की बानियों की भाषा संधा भाषा है। क्या है? संधा या संध्या भाषा है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, किससे? महायान शाखा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इंपॉर्टेंट है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है, काव्य भाषा। या किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन है, तो आप लोग बिल्कुल इसको पढ़ के रखिए। काल क्रमानुसार बताना है आप सभी को, कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बीसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, फिर कुमार रासो, यही सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर लिखा, कोई भी देख के बता देगा। 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का प्रश्न है। तो पहले आ जाता है बीसल देव रासो, बी फॉर बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, पी फॉर पृथ्वीराज रासो, एच फॉर हमीर रासो, और के फॉर खुमान रासो। तो BPHK याद रखना आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 94 पर आ गए हम लोग। 95 प्रश्न नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेन दिया गया है, तो आप सभी से क्षमा चाहेंगे, आप सभी लोग इसको देखिए और बिल्कुल इसको एक एक बारीकी से एक एक लाइन पढ़िए। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। कौन है? नरपति नाल किसके रचयिता है? बीसल देव रासो के। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं और हमीर रासो के सारंगधर हैं। आप सभी से उतने टाइम प्रश्न पूछा था कि कमेंट बॉक्स में डालिए। तो हमीर रासो के सारंगधर हैं, सारंगधर। और खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। तो खुमान रासो, दलपत विजय। ठीक, याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाता है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी किसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि मानते हैं? तो चंद्रबरदाई को। तो महाकाव्य किसे मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा ही रचित है। मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रबरदाई को ही माना है। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा भी यही माना जाएगा, चंद्रबरदाई। तो आप लोग चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो याद रखना। ठीक है, 95 प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो किस विषय का नहीं है? कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है।
तो रासो साहित्य में क्या नहीं है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, लेकिन आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन है। ठीक है, तो वीर रस का वर्णन खूब कायदे से किया गया है, क्योंकि उनके आश्रित रहते थे कवि, उन्हीं के बारे में सब लोग वीरता की गुणगान करते थे। जैसे एक मारे दो मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, जब राणा की पुतली मुड़ी नहीं चेतक तब तक मुड़ जाता था, ये सब चीज़ें। हाँ, तो वो आश्रयदाता कवि थे, तो वो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के वीरता का वर्णन करेंगे। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, तो इतिहास भी बताता है और साथ में कल्पना भी की जाती है। ठीक, जब तक राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो ये कल्पना मात्र है और इतिहास भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन, जैसे एक मार दो मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, ये ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो यह क्या था, सजीव ही था, और गत्यात्मक वर्णन इसमें भी गति भी है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्ट चीज़ें आप सभी को सुनाई जाती थी। चलिए दोस्तों, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाता ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए 96 प्रश्न का आंसर कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2014 का प्रश्न है, ये 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूरी है। यह याद रखना है क्योंकि यूनिक प्रश्न मिला है। जिनदत्त सूरी किसने कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। चलिए, उपदेश रसायन आदिकालीन कवि जिनदत्त सूरी द्वारा रचित रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। यह ग्रंथ गीत नृत्य परक धारा का रासो ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना। चलिए, रासो ग्रंथ के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। भारतेश और बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो शालिभद्र सूरी ने की थी। तो भारतेश और बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। बुद्ध रास की रचना किसने की थी? शालिभद्र सूरी ने की थी। और पेथ डरास की रचना मांडलिक ने की थी। पेथ डरास की रचना किसने की थी? मांडलिक ने की थी। और जीव दया रास आसुग की रचना किसने की थी? तो जीव दया रास आसुग की रचना, जीव दया रास साथ में आसुग, आस आसुग, जीव दया रास आसुग, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 97 प्रश्न देख लेते हैं। 97 प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो गियर्सन ने क्या नाम दिया? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ये एक बार प्रश्न टीआरई में भी पूछा जा चुका है, तो यही रिपीटेड प्रश्न आया था। देख लेते हैं दोस्तों। चारणकाल नाम दिया है। किसने नाम दिया? चारणकाल नाम दिया। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन जी ने चारणकाल कहा है, और यह प्रारंभ 640 ईस्वी से के आसपास स्वीकार किया गया है। तो 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को चारणकाल नाम दिया गया है। तो चारणकाल इसमें है तो है, तो लेकिन इसका प्रारंभ कब से हुआ? 640 से। तो यह नहीं दिया गया था 640, 700 से 1300 ईस्वी दिया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, आसपास के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 98 प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक्सप्लेन पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप लोग पढ़ के रहिए। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। प्रेम श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। यह प्रेम श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है बीसल देव रासो, जिसमें भोज परंपरा की पुत्री राजमती अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन के कथा सरस शैली में प्रस्तुत है। तो याद रखना, बीसल देव रासो किस लिए है? तो अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। तो परमार की पुत्री राजमती हैं और अजमेर के चौहान बीसल देव रासो, बीसल देव तृतीय हैं। नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। ठीक, इस ग्रंथ की रचना कब की थी? 1155 ईस्वी में नरपति नाल ने की थी बीसल देव रासो की। तो बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापत से होते हुए यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया। सोच लीजिए, एक चीज़ कितने चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया। रीत काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य
के रूप में चरम विकास हुआ। कब हुआ? चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक, तो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सबसे पहले मिलता है बीसलदेव रासो में। चलिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जितना आता जाएगा प्रश्नोत्तरी है तो प्रश्नोत्तरी हम लोग डिस्कशन जितना करते जाएंगे उतना होता। यहाँ देख लीजिए, पीजीटी 2011-16 आश्रम पद्धति प्रयोक्ता 2009 कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल। ठीक है, याद रखना, बीसलदेव, नरपतिनाल। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? तो राजमती है। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी राजमती हैं। याद रखना। 101 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो बीसलदेव रासो है। चलिए दोस्तों, यह देख लीजिए 102 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो बीसलदेव रासो का। कहाँ गए? बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोग थोड़ा मेहनत थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ेगा आप सभी को। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें चलवा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप सभी को कुछ ना कुछ और भी मेहनत करनी पड़ेगी। 103 नंबर प्रश्न है, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो उड़ीसा गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चला गया था? उड़ीसा चला गया था। अरे बड़ा मार्मिक इसमें वर्णन किया गया है, आप पढ़ेंगे तो रो देंगे सब लोग। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। भाई साहब, आप रोक देंगे सच में, इसको अगर पढ़ेंगे आप लोग। तो मैंने पढ़ी है और आप सभी समझ लीजिए, मुझसे रहा नहीं गया, इतनी तगड़ी इसलिए लिखी गई है। ठीक है, इसमें वर्णित है, राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा कहा जाता है चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी हो रही थी। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र काव्य में मिलता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसा ग्रंथ है। टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है, 104 नंबर प्रश्न है यह। किस रासो ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक का परमाल रासो आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। चलिए, आल्हाखंड जैसे एक मार दो मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, वो आल्हाखंड का ही सुना रहे थे हम लोग। तो जगनिक का परमाल रासो उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो सी नंबर प्रश्न है जगनिक का परमाल रासो। चलिए, ये दोस्तों ये पैसेज आप सभी को, ये पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, और हम लोग तो डिस्कशन कर ही रहे हैं लाइन बाई लाइन। ठीक, आप लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाए। आदिकालीन कवि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता की कथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। ठीक है, 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस आल्हाखंड का प्रकाशन कराया था। तो 1865 ईस्वी में आल्हाखंड का प्रकाशन किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने करवाया था। यह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रथ के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया, उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने आल्हाखंड का प्रकाशन करवाया और मौखिक परंपरा पर ही आधारित थी। और श्याम सुंदर दास ने क्या किया? परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। चलिए, 105 नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो आल्हाखंड के नाम से परमाल रासो प्रचलित है। चलिए दोस्तों, आल्हाखंड और उदल देख लीजिए। 106 नंबर प्रश्न, आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गाथा काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो जगनिक है। जगनिक का है परमाल रासो। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे आ जाते हैं दोस्तों। आल्हाखंड यहाँ पर देख लेते हैं। आल्हाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है तो क्या है? परमाल रासो, जगनिक द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, आगे 108 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम है तो जगनिक नाम है। ठीक है, इतना याद रखना, परमाल रासो काव्य कृत का नाम, रचनाकार का नाम क्या है? जगनिक। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है तो परमाल रासो में। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। ठीक,
सोच लीजिए कितनी बार पूछा गया है। और ये प्रश्न 2010 में पूछा गया, पीजीटी 2005 में पूछा गया, मतलब कंटिन्यू रिपीट होता है। जगनिक की रचना का नाम बताइए। तो क्या नाम है? खुमान रासो, मृगावती, पद्मावती और आलाखंड। परमाल रासो नहीं दिया लेकिन आलाखंड दिया है, तो आप सभी इसको लगाएंगे आलाखंड। ठीक, आलाखंड ही परमाल रासो है। चलिए, आल्हा उदल किस राजा के सामंत थे? यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 2018 का है, यूके पीजीटी का। तो परमाल के सामंत थे आल्हा उदल, इसलिए लिखा गया है इसको परमाल रासो। परमाल रासो में मिलता है। चलिए दोस्तों, टीआरई को जिसका हमें इंतजार था वही प्रश्न आ गया। 112 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बीपीएससी टीजीटी का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया, टीआरई 2 का प्रश्न है। क्या? टीआरई 2 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि है जगनिक? जगनिक के द्वारा लिखा गया परमाल रसो। क्या लिखा गया? परमाल रसो लिखा गया। परमाल रसो क्या है? आल्हा खंड, इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आदिकालीन कवि थे जगनिक। देख लीजिए कैसे पूछा गया प्रश्न टीआरई में घुमा के। ठीक है, कहीं प्रश्न ऐसा नहीं मिला, लेकिन टीआरई में है रिपीटेड, लेकिन उसका क्या हो, चेंज हो गया। अगर आप लोग एक्सप्लेन ना पढ़े होते तो यह प्रश्न नहीं लगा पाते। 113 नंबर प्रश्न है, 12 बरस लय कुकर जीव और 13 लय जिये से यार, वर्ष 18 छत्री जे आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो यह क्या है? आल्हा उदल की है। ठीक है, आल्हा किस विद्या की रचना है? आल्हा उदल। ठीक है, आल्हा खंड की है और यह परमाल रासो से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? जगनिक। ठीक, 12 बरस लय कुकुर जिये और 13 लय जिये सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। ऐसे ही कवि थे और ऐसे ही सुना सुना कर छत्री जीवन को इतने कम उम्र में शहीद, अपने इतने कम उम्र में वीरता को प्राप्त हो जाते थे। सब क्षत्रिय कुछ कहने को नहीं। ठीक है, जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रवण रूप मिलता है, ठीक है, उतना अनंत दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर युद्ध काव्य के रूप में आल्हा विद्या है। सोच लीजिए, इसको गांव में बहुत गाया जाता है, तो किसी किसी गांव में तो तगड़े से आल्हा उदल सुना। ये ऐसी किंवदंती है कि अगर इसको पढ़ लीजिए, आल्हा खंड पढ़ लीजिए आप लोग, तो गांव में अगर बारिश नहीं होती होगी तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, आल्हा पढ़ने से बारिश तड़तड़ाके होती है। ऐसी किंवदंती सुना सुनाई बातें हैं। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। ठीक है, अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेशित है? तो श्रृंगार रस समावेशित है। यह प्रश्न देख लीजिए, एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है। ठीक, तो रासो काव्य तो वीर रस की प्रधानता है ही है, लेकिन श्रृंगार की भी प्रधानता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ये बॉक्स को देख लेंगे, आप सभी के सारे डाउट्स इस प्रश्न से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। दूसरा रस श्रृंगार रस है। रासो और काव्य की विशेषता देख लीजिए, इसमें छंद वैविध्य है। इसमें क्या है? छंद वैविध्य है। और दूसरा सामान्यतः राजश्रय में लिखे गए हैं। तीसरा दोस्तों है मुक्तक या प्रबंध, दोनों में है। मुक्तक भी है और प्रबंध भी है। और प्रबंध और मुक्तक तो जानते ही होंगे आप लोग। प्रबंध मतलब होता है जैसे किसी चीज को, बिखरी हुई चीज हो, आप सभी उसको क्या कर दें, एक पिरो दे माला में। ठीक, बहुत सारे मोती हैं बिखरे हैं, एक माला लें और पिरो दें उसमें, तो वह प्रबंध हो जाएगा। ठीक है, और मुक्तक क्या हो जाएगा? और वो यह जैसे आप लोग मोती क्या है, इधर उधर फैला दे मोती, और मोती की कोई योजना नहीं किस सीक्वेंस में रहेंगे, तो वह मुक्तक होती है। ठीक है, और सामान्यतः इसकी भाषा डिंगल भाषा होती है। तो यह 4-5 जो पॉइंट है, यह टीआरई में इंपॉर्टेंट है, टीआरई में पूछे जाएंगे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर इस चैनल के माध्यम से आप सभी डिस्कशन सुनते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, मेरा भी सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, तो ये मान के चलिए आप सभी कहना नहीं पड़ेगा, 80 में से 75 प्रश्न यहीं से आएंगे और ये कहीं से नहीं आएंगे। जितना डिस्कशन कर दिया जाएगा मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आप सभी को पढ़ना हो तो पढ़िए, आप लोग फ्री माइंड से इधर उधर घूमिए, और 40 नंबर की जो प्रैक्टिस करवाया जाए वो भी करिए, और साथ में मैथ्स लगाते रहिए, मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। आप सभी के 100% आएंगे, इस चैनल की गारंटी है। आप सभी के 80 में से 75 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य में। जैसे कि अब हम यह डिस्कशन नहीं करते, प्रश्न छोड़ कर चले जाते, तो कोई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोगों को भी इंटरेस्ट आता रहता है कि अरे चलो ठीक है, प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह हम लोगों ने 1 2 3 4 या ऊपर एक 5-6 टॉपिक अगर पॉइंट पढ़े हैं, तो इसलिए पढ़े हैं कि इससे प्रश्न छूट के नहीं जाएगा रासो काव्य की विशेषताओं से। और रासो काव्य की विशेषताएं
पूछी जाते हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाएंगी अगर आप सब लोग शिक्षक बनने वाले हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में परीक्षा में तो धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो यह 4-5 पॉइंट याद रखना आप सभी के लोग। रासोकाव्य इसकी विशेषता से संबंधित 115 नंबर हम लोग प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। पुस्तक जल्हड़ हथ दे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, मैं जल्हड़ को पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक दी गई थी? तो कौन सी? पृथ्वीराज रासो दी गई थी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा दी गई थी? तो आप सभी को पता होगा, जब जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर लिए जा रहा था तो चंद्रबरदाई महाराज के साथ चल जाने के गए थे। क्या गए थे? महाराज के साथ गए थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बना के लिए जा रहा था तो चंद्रबरदाई उसके साथ में गए थे। तो वह जो पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, उन्होंने अपने बेटे जल्हड़ को देते हुए यह उक्त कही थी कि उक्त कौन सी कही थी? पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज। ठीक है, में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक दी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो दी गई थी। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। जल्हड़ ने ही चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। तो यह अधूरा काव्य था पृथ्वीराज रासो, और जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। इसीलिए जल्हड़ को के हाथ में देकर वह गए थे पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीजीटी 2023 का प्रश्न आप सभी देख लीजिए। कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो अजायब घर कौन सा कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो कहलाता है। पृथ्वीराज रासो किसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, 16 बरस ले छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यह आप लोग बता दीजिए किसकी रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जब आला खंड सुनो। आला खंड सुनने को मिलेगा क्या? यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, लेकिन आला खंड जो सुनाते हैं लोग, पढ़ने का तरीका होता है, वाह क्या गजब होता है। पृथ्वीराज रासो की छंद विविधता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछा जाए तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पूछे तो रामचंद्र केशव दास की रामचंद्रिका है, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब पृथ्वीराज रासो के विषय में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देख लीजिए, यहीं से आप सभी के प्रश्न बनेंगे पृथ्वीराज रासो से संबंधित। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया मानते हैं। ठीक है, सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा हुआ मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर नागेंद्र इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इसे इस घटनाकोश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घटनाकोश कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे वृद्ध महाभारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध महाभारत भी कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी क्या कहते हैं? विशाल वीर काव्य कहते हैं। तो यह प्रश्न बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो यही बनेगा, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। बार बार रिपीटेड करने का मतलब यही है कि आप सभी के कान में पड़ जाए। 117 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज रासो नाम है। तो वीर 117 नंबर प्रश्न है। और केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वीर पृथ्वीराज रासो नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों यह देख लीजिए, ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसके लिए थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप लोग 80 में से 75 ऐसे ही नहीं आ जाएंगे यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रश्न हम कहीं से बुक उठा के आप सभी को प्रश्नोत्तरी करवा दें, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप सभी डिस्कशन किए जाएंगे, चाहे उसमें भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 पार्ट लगे, 2 पार्ट लगे, 3 पार्ट लगे, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता यार। लेकिन अगर आप लोगों की ये डिस्कशन हो जाएंगे तो आप लोग 80 में से 75 लाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए मुझे क्षमा करना, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सभी को लाइन टू लाइन पढ़ाना ही, डिस्कशन ही करना पड़ेगा। पढ़ाऊँगा खैर मैं क्या, मुझसे ज़्यादा आप लोग पढ़े होंगे। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है।
जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन? चंद्रबरदाई। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलो ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर देना। छंदों का अजायब घर रामचंद्र चतुर्वेदी के अनुसार किसे माना जाता है? ठीक है, ये ऑप्शन में अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। चंद्रबरदाई तथा उनका पृथ्वीराज रासो मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, मिस्र बंधुओं के अनुसार, ठीक कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में मूलतः 69 समय मतलब सर्ग है। कन्नौज इसका सबसे बड़ा समय कन्नौज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है, ये भी याद रखना। आगे दोस्तों, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। क्या थे? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। समझ रहे हैं? जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम जरूर याद रखना, सोमेश्वर पूछा जा सकता है प्रश्न में। यहाँ नहीं, कहीं भी प्रश्न आप सभी का बन सकता है। 118 नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम काव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग को याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं 119 नंबर प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो किसे मानना है? तो पृथ्वीराज रासो को मानना है। रासो को माना है महाकाव्य, और महाकवि किसे माना है? तो चंद्रबरदाई को मानना है। ठीक है, चलिए यह देख लीजिए 2019 में पूछा गया NBS TGT का प्रश्न है। कहीं से प्रश्न कहीं भी बिठा दिया जाता है, आप सभी को पता नहीं चलेगा। 120 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक हैं। कौन आलोचक हैं? तो हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ देख लीजिए, ये KVS प्रवक्ता 2018 का प्रश्न है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ये देख लीजिए DSSB और UK PGT 2020-21 लगातार पूछा गया। यह देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, रिपीटर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचयिता है चंद्रबरदाई। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। 123 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? BPSC PGT परीक्षा 2023 का प्रश्न है, और आप सभी पीछे पढ़ते भी आए हैं, चंद्रबरदाई का है। ठीक, तो देख लीजिए आप लोग, कहते नहीं है ऐसे 80 में से 75, यहाँ सब चीज़ एक्सप्लेन सब चीज़ों का देख चुके हैं, पेपर सारे देख चुके हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। चलिए दोस्तों, 125 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो संयोगिता के प्रति। संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी। जयचंद कहाँ के राजा थे? तो कन्नौज के राजा थे। आप सभी को पता होना चाहिए। NBS PGT परीक्षा 2019 सेकेंड पेपर का पेपर है। तो 127 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर। आप लोगों से कहा था कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, 128 नंबर प्रश्न आप सभी को सुमेलित करना है। आप सभी के सामने कवि और महाकवि और महाकाव्य दिए गए हैं। बिसल देव रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो, तो आप सभी को पता है चंद्रबरदाई है। परमाल रासो जगनीक की रचना है। बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय। तो आप सभी के मिल गए, आप लोग मिला लेना आगे। ठीक है, बाकी हमने तो मिला ही दिए। और बिसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनीक, खुमान रासो दलपत विजय। तो दोस्तों 128 नंबर प्रश्न हो गए। हम लोग 129 नंबर प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं। खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं। 130 नंबर प्रश्न है, सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल
का नाम दिया। इसका चारण काल सिद्ध सामंत युग और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य, ये भी देख लीजिए प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। तो चारण साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य मिलता है, जैन साहित्य मिलता है, सिद्ध साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य मिलता है, लेकिन सिख साहित्य नहीं मिलता। यहाँ प्रश्न देख लीजिए कितना तगड़ा प्रश्न पूछा गया है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य, सिख साहित्य नहीं है, इतना याद रखना। और लेकिन अगर प्रकीर्णक साहित्य दे दिया जाए, चारण साहित्य, वो भी इसमें है, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस काल से न माना जाता है? यहाँ से दोस्तों छोड़ रहे हैं, यहाँ से अगले पार्ट में आप सभी को डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि आप सभी के जो भी प्रश्न बचे हैं अगले पार्ट में डिस्कशन हो जाएंगे 100%, कहीं एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों कितने मिनट की हो गई? 1 घंटे के ऊपर जा रही वीडियो। दोस्तों क्षमा करना, अब यहीं से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बोरिंग वीडियो हो जाएगी, आप सभी कर भी नहीं पाएंगे। मेरा काम तो रिकॉर्ड करना, मैं 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन यार मतलब क्या है, जब पूरे लोग देखें ना, एंजॉय ना करें। तो जितनी भी वीडियो आप सभी देखते जाइए और शेयर करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। 131 नंबर प्रश्न छोड़ रहे हैं, अगला वीडियो 131 नंबर से स्टार्ट होगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।